हेलो प्यारे बच्चों। वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लास विद शरद गुप्ता। बच्चों, आज का टॉपिक जो हम ले रहे हैं उसका नाम है वेंट हॉफ फैक्टर। जी हाँ बच्चों, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है वेंट हॉफ फैक्टर और ये रिलेटेड है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। राइट बच्चों, जो चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, सबसे पहली थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसका फॉर्मूला था पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू काई बी। हमने दूसरी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों, इसका फॉर्मूला था डेल टी बी इज इक्वल टू के बी टाइम्स स्मॉल एम। तीसरा हमने पढ़ा था बच्चों, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका फॉर्मूला था डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ टाइम्स स्मॉल एम। और जो चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी बच्चों हमने, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका फॉर्मूला था पाई इज इक्वल टू सी आर टी। और जो ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इन फॉर्मूलाज में कभी कभी कैलकुलेशन में और एक्सपेरिमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमको वॉन हॉफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो इन फॉर्मूले में करेक्शन जो है वो रिक्वायर्ड हो जाता है। पहले हम केस समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और करेक्शन क्यों रिक्वायर्ड होता है। बच्चों, जैसा कि हमें मालूम है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। जी हाँ बच्चों, हमको मालूम है कि कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इस पे डिपेंड नहीं करती कि कौन सा सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया है, बट इस पे डिपेंड करती है कि कितने पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर हैं। और उसी के हिसाब से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है। हमने जो कंसीडर किया था बच्चों, जो सॉल्यूट का बिहेवियर था नॉर्मली या आइडियली जो हमारे पास था, वो सॉल्यूट में हम लोग बच्चों ये मानते थे कि अगर हमने 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व किया है किसी भी सॉल्वेंट में, तो बच्चों वो 1 मोल पार्टिकल्स की तरह ही बिहेव करेगा। उसमें नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होने का कोई भी उसमें क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं सोचा था। ये सारे फॉर्मूले इसी तरीके के नॉर्मल बिहेवियर ऑफ सोल्यूट को कंसिडर करते हैं। जैसे हमने C6H12O6 यानी ग्लूकोज का 180 ग्राम, राइट बच्चों, 180 ग्राम अगर डिसॉल्व किया वाटर में, तो 180 ग्राम का मतलब होता है बच्चों 1 मोल, क्योंकि हम जब इसके मोलर मास से डिवाइड करते हैं तो 180 ग्राम डिवाइडेड बाय 180 ग्राम पर मोल, इट कम्स टू 1 मोल। ये बच्चों जब ये डिसॉल्व हो जाता है, C6H12O6 एक्वस बन जाता है, यानी अब ये हमको दिखाई देना बंद हो जाएगा, तब डिसॉल्व होने के बाद भी ये 1 मोल मॉलिक्यूल्स की तरह ही बिहेव करता है। तो ज्यादातर सॉल्यूट जो हमने अभी तक पढ़े, चाहे वो ग्लूकोज हो या सुक्रोज हो या बच्चों यूरिया हो या कोई भी कोवलेंट मॉलिक्यूल हो, उसके अंदर जितना हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जितना हम डिसॉल्व कर रहे हैं, उतना ही वो सॉल्यूशन में बिहेव करता था, राइट। लेकिन नॉर्मल बिहेवियर से हटके बच्चों हमारे पास दो और सॉल्यूट के बिहेवियर होते हैं। वो क्या है, दैट वी विल सी हियर। दूसरा है बच्चों कि कभी कभी सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व होने के बाद में डिसोशिएट हो जाता है। डिसोशिएट का मतलब यह है कि जैसे हमने सोडियम क्लोराइड NaCl 1 मोल वाटर में डिसॉल्व किया,
राइट बच्चों। लेकिन ये वाटर में जैसे ही हमने डिजोल्व किया, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की कटी हो गई, यानी पहले तो ये साथ साथ थे, लेकिन पानी में जाने के बाद में ये Na पॉजिटिव एक्वस और Cl नेगेटिव एक्वस हो गए। क्योंकि ये NaCl हमारे पास 1 मोल था, तो अभी Na पॉजिटिव भी 1 मोल हो गया और Cl नेगेटिव भी 1 मोल हो गया। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल एक्चुअल में, एक्सपेरिमेंटली, सच्ची में, राइट, 2 मोल हो जाते हैं। तो ये जो बिहेवियर है इसको हम डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट कहते हैं। और बहुत सारे सॉल्यूट हैं, जैसे KCl है, Na2SO4 है, और भी बहुत सारे हैं। मेनली हम कह सकते हैं बच्चों कि आयोनिक जो हमारे कंपाउंड्स हैं, दे बेसिकली डिसोशिएट व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो इसमें होता क्या है कि हमने तो डिसॉल्व किया 1 मोल, लेकिन वो ब्रेक होके 1 मोल से ज्यादा जो है वो सॉल्यूशन के अंदर हो जाते हैं। तीसरा बच्चों एक बिहेवियर और होता है सॉल्यूट का, वो होता है एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना। मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में जुड़ के वो एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाते हैं। जैसे हमने कोई 2x मॉलिक्यूल जो है किसी अननोन सॉल्वेंट में हमने ऐड किए, तो 2 मोल जो हमारे पास अभी दिख रहे हैं बच्चों, इन्होंने क्या किया, ये आपस में जुड़ के X2 बन गए। यानी मॉलिक्यूल का साइज तो बड़ा हो गया, लेकिन नंबर वाइज जो है बच्चों ये कम हो गए। इसको हम कहते हैं एसोसिएशन। 2 मोल से ये 1 मोल हो गया, राइट। एक्चुअल एग्जाम्पल भी है अपने पास में, जैसे CH3COOH, राइट। इसका नाम है बच्चों इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड वैसे पानी में डिसॉल्व करो तो बच्चों ये डिसोशिएट हो जाता है, यानी कि जैसे हमने KCl और NaCl का बिहेवियर अभी पढ़ा था। लेकिन अगर हम इसको बच्चों किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालते हैं, जैसे ईथर है, बेंजीन है, इस तरीके का कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, तो क्या होता है, ये जो इथेनोइक एसिड है बच्चों, इसके मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन करके ये एसोसिएट हो जाते हैं और एक डाइमर मॉलिक्यूल जो है, यानी बड़ा मॉलिक्यूल जिसमें 2 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, ये बना लेता है। तो हमारे पास था कितना, 2 मोल शुरू में जो हमने डिसॉल्व किया, लेकिन बन कितना गया, 1 मोल। तो इस तरीके से जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो एसोसिएट होके उनका नंबर कम हो जाता है। और भी एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे सल्फर है, 8 सल्फर के एटम्स एसोसिएट होके किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में जब हम इसको डालते हैं बच्चों, तो ये बन जाता है S8, यानी कि 8 मोल का बन गया 1 मोल। तो ये भी एसोसिएशन है। बेंजोइक एसिड का केस है, बहुत सारे केसेस हैं बच्चों जिसमें सोल्यूट को जैसे ही हम डिसॉल्व करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स आपस में चिपक जाते हैं, डाइमेराइज हो जाते हैं, ट्राइमेराइज हो जाते हैं, पॉलीमेराइज हो जाते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं। अब बच्चों हमको इस सॉल्यूट के बिहेवियर से प्रॉब्लम क्या है, हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, देखो बच्चों, जब हमने कहा कि हमारा सॉल्यूट नॉर्मली बिहेव कर रहा है, तो नॉर्मल बिहेव करने से क्या होगा कि जो हम डिसॉल्व कर रहे हैं उतने ही पार्टिकल सॉल्यूशन में है, उससे उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतना ही आएगा जितना हमने कैलकुलेट किया है। लेकिन जैसे ही बच्चों ये डिसोशिएट होता है, यानी हमने एक्सपेरिमेंटली अपने हाथ से जो उसमें डिसॉल्व किया वो तो डिसॉल्व किया 1 मोल, लेकिन हुआ क्या, ये जो है एक्चुअल में बच्चों 2 मोल जो है वो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हो गया या बन गया। तो उससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नंबर्स पे डिपेंड करती है बच्चों, ये जस्ट डबल हो जाती है, राइट। और इसी तरीके से जब एसोसिएशन का केस है बच्चों, यहाँ पे पार्टिकल्स तो हमने डिसॉल्व किए 2 मोल्स, लेकिन एक्चुअल में ये हो गया 1 मोल। तो यहाँ पे भी वही है बच्चों, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सोल्यूट के नंबर पे डिपेंड करती है
और नंबर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो कम होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटली घट जाती है। तो यहाँ बच्चों हमारे पास में दो टर्म आ गए, एक्सपेरिमेंटल और दूसरा टर्म आ गया बच्चों कैलकुलेटेड, राइट। कैलकुलेशन हो गया बच्चों वो जो हम इन फॉर्मूला से, जैसे हमारा डेल टी वी इज इक्वल टू के वी टाइम्स स्मॉल एम, इससे कैलकुलेट करेंगे। और एक्सपेरिमेंटल क्या होगा, जो हम लैब में थर्मोमीटर लगा के और एक्चुअल कंडीशन में उसको मेजर करेंगे, तो वो होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। नॉर्मल सॉल्ट में जिसका नॉर्मल बिहेवियर है, एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेट ये बराबर होते हैं बच्चों, ये इक्वल होते हैं, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन डिसोसिएशन के केस में बच्चों, जहां सॉल्ट टूट जा रहा है, ब्रेक हो रहा है, पार्टिकल्स बढ़ जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बच्चों मोर होती है, ज्यादा होती है कैलकुलेटेड से। और एसोसिएशन के केस में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो सभी डिपेंड करती है ना पार्टिकल्स के नंबर पे बच्चों, तो यहाँ पे एसोसिएशन के केस में जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो लेस हो जाती है वो कैलकुलेटेड वैल्यू के कंपैरिजन में, राइट। तो यहाँ पे एक पूरा केस बन गया बच्चों कि कुछ सॉल्ट्स के बिहेवियर की वजह से जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले हैं उनकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच नहीं करती है। तो यहाँ पे इनके इस एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ सोल्यूट की वजह से हमको इन फॉर्मूलाज से कैलकुलेटेड वैल्यू मैच नहीं करा पाते हैं। तो एक करेक्शन जो है बच्चों बहुत रिक्वायर्ड हो जाता है, और करेक्शन के लिए हमारे पास है एक साइंटिस्ट जिनका नाम अभी हमने पढ़ा था बच्चों, दैट इज वेंटॉफ। तो वेंटॉफ भैया ने, वेंटॉफ सर ने इस प्रॉब्लम को देखा और उन्होंने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया बच्चों, उसका नाम था आई, जिसको हम वेंटॉफ फैक्टर भी कहते हैं। और उन्होंने कहा कि भाई आई कैलकुलेट करिए आप। आई कैलकुलेट कर लिया तो ये फॉर्मूले आपको गलत आंसर नहीं देंगे, कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो सेम आएगी। तो लोगों ने पूछा भाई बताओ भाई आई को कैसे कैलकुलेट करें। तो आई को कैलकुलेट करने का उन्होंने पहला फॉर्मूला दिया, नंबर ऑफ observed particle divided by total divided by normal number of particle, राइट। जब इन्होंने फॉर्मूला दिया तो कुछ लोगों ने कहा नहीं भाई वांटॉफ साहब एग्जाम्पल देके बताओ, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्व पार्टिकल क्या है और नॉर्मल नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है। तो वांटॉफ ने कहा देखो भाई, जैसे आपका NaCl है, राइट, आपने जब इसको डिसॉल्व करने की तैयारी करी तो ये 1 मोल था, लेकिन जब ये डिसॉल्व हो गया तो इसके पार्टिकल्स टूट गए और ये कितना बन गया, ये बन गया 2 मोल। तो यहां पे जो ऑब्जर्व वैल्यू है बच्चों, राइट, यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो सच्चाई वैल्यू है, सच्ची वैल्यू है, वो तो है 2 मोल्स। और नॉर्मल का मतलब यह है कि हम भूल जाते हैं कि भाई ये डिसोशिएट होगा, तो नॉर्मल आ गई 1 मोल। तो अगर हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में ये वैल्यू लगाते हैं तो नंबर ऑफ ऑब्जर्व हो गया 2 और नंबर ऑफ नॉर्मल पार्टिकल हो गया 1, यानी NaCl का आई वैल्यू हो गया 2। तो ये आई वैल्यू हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं बच्चों इसका। एक है जैसे हमारे पास में Na2SO4, राइट, ये हो गया आपका 2Na पॉजिटिव एंड SO4 2 निगेटिव। तो 1 मोल हमने डिसॉल्व किया और ये बन गया आपका 2 मोल और ये बन गया 1 मोल। ठीक है बच्चों, अब तो मुझे लगता है आप भी आई वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई कितना हो गया इसका, जो ऑब्जर्व्ड मोल्स हैं वो कितने बच्चों जी, 3 मोल। और नॉर्मल कितना है 1, यानी इसका आई वैल्यू 3 हो गया। यानी ये तो हो गया हमारा
पहला तरीका जिससे हम आई का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि भाई एक फॉर्मूला और है जिससे हम आई को निकाल सकते हैं। वो क्या? उन्होंने कहा आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड, या ऑब्जर्व को आप बच्चों कह लीजिए एक्सपेरिमेंटल, या इसको आप कह लीजिए सच्ची वैल्यू यानी कि ट्रू वैल्यू जो रियल है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कि भाई सच में कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ रही है, डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इससे भी हम आई का वैल्यू निकाल सकते हैं कि हम जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाल रहे हैं और जो हम फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, दोनों का अगर हम डिवाइड कर लें तो हमारा आई निकल आएगा। राइट? इन्होंने कहा एक और फॉर्मूला है जो लगा के आप आई निकाल सकते हैं। वो क्या है बच्चों? आई इज इक्वल टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल क्या होता है बच्चों? नॉर्मल होता है वो जो आपकी पीरियोडिक टेबल में होता है, जो आज तक हम यूज करते आए हैं, वो सारा नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होता है, डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास। यानी जो हम कैलकुलेट करें उससे हम डिवाइड कर दें, जो हमारी कैलकुलेशन से आए, तो उससे भी आई वैल्यू निकल सकती है। राइट? अब आई वैल्यू बच्चों जब हमारे पास आ जाएगी तो हम इसको, जो हमारे पास चार फॉर्मूले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, उसको हम अब करेक्ट कर सकते हैं। कैसे बच्चों? पहला फॉर्मूला था पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू काई बी। राइट? तो इसमें हम क्या करेंगे, एक आई जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देंगे, और आई से क्या होगा, अब आपका सॉल्यूट चाहे एसोसिएट करे या डिसोसिएट करे, आपकी कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अलग अलग नहीं आएगी। हाँ जी प्यारे बच्चों। दूसरा हमारे पास था डेल टीवी इज इक्वल टू के वी टाइम्स स्मॉल एम, तो यहाँ पे भी आई इंट्रोड्यूस कर दीजिए। तीसरा था डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ टाइम्स स्मॉल एम, यहाँ पे भी आई इंट्रोड्यूस कर दीजिए। और चौथा था पाई इज इक्वल टू सी आर टी, यहाँ पे भी आई को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। राइट? अब आई क्या बच्चों हमें केवल एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में काम आने वाला है? मे बी और मे बी नॉट। बच्चों देखो, अगर हमारा सॉल्यूट जो है जैसे ग्लूकोज था, राइट, 1 मोल हमने डिसॉल्व किया और 1 मोल ही ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने के बाद था, तो इसके लिए अगर हम आई कैलकुलेट करेंगे कि भैया ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल 1, नॉर्मल नंबर ऑफ पार्टिकल 1, यानी आई हो गया 1, तो यहाँ पे हम आई का वैल्यू 1 लगा देंगे अगर हमारा सॉल्ट नॉर्मल होगा। नॉर्मल सॉल्ट, यहाँ कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं है, वहां पे आई का वैल्यू होता है 1। राइट? जहां पे डिसोसिएशन होता है बच्चों, जहां पे सॉल्ट ब्रेक हो जाता है, वहां पे आई का वैल्यू होता है मोर देन 1। और जहां बच्चों एसोसिएशन होता है, जहां पे सॉल्ट के पार्टिकल आपस में चिपक जाते हैं और उनके नंबर सॉल्यूशन में कम हो जाते हैं, वहां पे आई का वैल्यू होता है लेस देन 1। राइट बच्चों? तो ये आई इंट्रोड्यूस करने से अब हमारे फॉर्मूला जो है वो सारे सही हो जाएंगे और उनसे कभी भी हमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन के केस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बच्चों एक चीज और इसमें अभी हमको लेनी है, दैट इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है बच्चों, इन सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूला से हम किसी भी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। राइट? लेकिन अगर हम उसका एसोसिएशन और डिसोसिएशन कंसीडर ना करें
तो क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेटेड वैल्यू होती है ये एक्चुअल वैल्यू से कम या ज्यादा हो सकती है। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं बच्चों। KCl है बच्चों, और इसका जो है हमारे पास 74.5 ग्राम हमने किसी एक सॉल्यूशन में, जो कि 1 लीटर वाटर है हमारे पास, डिसॉल्व कर दिया, राइट। और अब इसका हमने डेल टीवी वैल्यू निकाला। तो डेल टीवी इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल एम, और स्मॉल एम की जगह हम लिख सकते हैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन किलोग्राम, राइट। तो डेल टीवी हमको निकालनी है अपने थर्मोमीटर से। हम एक यहाँ पे थर्मोमीटर लगा के एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। केबी वैल्यू वाटर की होती है 0.52। बच्चों ये कांस्टेंट वैल्यू है जो सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, और केबी फॉर वाटर इज 0.52। डब्ल्यू बी कितना है, 74.5 ग्राम KCl डिजोल्व किया। और एम बी हमको कैलकुलेट करना है कि भाई इस एक्सपेरिमेंट से कितना आएगा, और डब्ल्यू ए कितना है, 1 kg ऑफ वाटर, राइट। जब हमने थर्मामीटर से कैलकुलेट किया बच्चों, तो यहाँ पे जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आया वो 1.04 आया, राइट। अब जब हमने एमबी का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहा बच्चों, तो एमबी आ गया आपका 0.52 इंटू 74.5 डिवाइडेड बाई 1.04। इसको हमने कैंसिल किया, 2 टाइम्स किया, तो 74.5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 3060 एंड 714, तो ये हो गया 37.25 ग्राम पर मोल। यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ KCl जो हमने कैलकुलेट किया, ये कितना आ गया बच्चों, 37.25। अब बड़ा क्वेश्चन ये है बच्चों, आई होप कि ये आपको कैलकुलेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको समझना है कि ये 37.25 जो मॉलिक्यूलर मास हमने KCl का यहाँ निकाला है बच्चों, क्या ये एक्चुअल वैल्यू है? K का मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में दे रखा है 39, और Cl का दे रखा है 35.5। यानी टोटल अगर हम निकालते हैं बच्चों तो आता है 74.5 ग्राम पर मोल। और हमारा कितना आया कैलकुलेटेड वैल्यू? हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू आया इसका जस्ट हाफ। तो बच्चों एक मिनट सोचो तो, कि हमारे एक्सपेरिमेंट में या हमारी कैलकुलेशन में कहाँ कुछ ऐसा हुआ कि जिससे हमारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू के जस्ट हाफ आया। इसका आंसर है बच्चों, हमने यहाँ पे आई कंसिडर नहीं किया। अगर हमने आई का वैल्यू लगाया होता तो ये KCl भैया जो अंदर जाके सॉल्यूशन में K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो गए, ये जो है ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर है, ये सॉल्व डिसोशिएट हो रहा है। तो आई का वैल्यू बच्चों यहाँ पे नॉर्मल नंबर डिवाइडेड बाई ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय नॉर्मल नंबर, बच्चों ये आ गया आई का वैल्यू 2। अगर हम आई का वैल्यू 2 लगाते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा जो वैल्यू है ये आधा नहीं आता, 37.25 नहीं आता। तो इस तरीके के मॉलिक्यूलर मास को, राइट, जो बगैर आई के हम कैलकुलेट करते हैं और सॉल्यूट जो है या तो डिसोशिएट हो जाए या एसोशिएट हो जाए, इसको हम कहते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आई बच्चों, ये गलत इसलिए आई क्योंकि हमने इस फॉर्मूले में क्या किया, हमने आई को कंसीडर नहीं किया। अगर हमने यहाँ पे आई को लगाया होता बच्चों, तो ये वैल्यू सही आती। एक बार आई के साथ में और कैलकुलेट करते हैं, फिर देखते हैं कि यहाँ पे हमारा फॉर्मूला जो है वो हमको सही आंसर दे रहा है या गलत, राइट। बच्चों हमारे पास फॉर्मूला था del TB is equal to KB times WB upon MB into WA in किलोग्राम into I। अब हमने I लगा दिया, और I कितना है, 2 है।
डेल टी भी हमको एक्सपेरिमेंटली पता लगा 1.04 केल्विन, के बी है 0.52, डब्ल्यू बी है 74.5 ग्राम्स, डिवाइडेड बाय एम बी हमको निकालना है। और इस बार देखेंगे कि भाई कितना आता है। डब्ल्यू ए 1 kg हो गया और आई का वैल्यू कितना है 2 है। तो यहाँ पे एम बी का वैल्यू आ गया बच्चों 0.52 इंटू 74.5 डिवाइडेड बाई 1.04 इंटू 2, राइट। अब कितना हुआ ये, यहाँ पे 0.52 से 1.04 टू टाइम्स गया और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यानी एम बी का वैल्यू आ गया 74.5 ग्राम पर मोल, जो हमारा एक्चुअल वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास है। तो यहाँ पे बच्चों हमको दो बातें समझ आई। एक तो ये कि जब हमने आई कंसिडर नहीं किया तो हमारी कैलकुलेशन ने हमको जो मॉलिक्यूलर मास दिया वो एक एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास था। यहाँ पे ये जो वैल्यू आई बच्चों, ये एक एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास थी। और इसको जैसे ही हमने आई को इंट्रोड्यूस किया फॉर्मूले में, हमारा जो एक्चुअल वैल्यू है वो यहाँ पे निकल के आ गई, राइट बच्चों। तो ये था आपका वांट ऑफ फैक्टर। आपको बोर्ड में और आपके टेक्स्ट बुक में जितने क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको आई की वैल्यू के साथ में बच्चों न्यूमेरिकल करना है। अगर आपको लगे कि सोल्यूट नॉर्मल है, डिसोशिएट या एसोशिएट नहीं होने वाला है, तो आप आई का वैल्यू 1 कंसीडर करेंगे, बट आदत डालिए कि आपको आई के साथ में ही कैलकुलेट करना है। और अगर भाई कोई सॉल्ट है, डिसोशिएट हो रहा है या एसोशिएट हो रहा है, तो उसका इंफॉर्मेशन बच्चों लिखा होता है एग्जाम में, जो क्वेश्चन होता है, राइट, कि द गिवन सॉल्ट डाइमेराइजेस, पॉलीमराइजेस, ट्राइमेराइजेस, या वो डिसोशिएट हो जाता है तो उसकी इक्वेशन फटाक से लिखी हमने, और उसका आई वैल्यू जो है वो ऑब्जर्व पार्टिकल डिवाइडेड बाय नॉर्मल नंबर ऑफ पार्टिकल से कैलकुलेट किया, और आइस को हम फॉर्मूले में आप उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जो भी हमसे पूछा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस सारे में बच्चों इस टॉपिक से रिलेटेड केवल एक ही टॉपिक रह जाता है, एक ही पॉइंट रह जाता है, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट, राइट। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बच्चों मैं नेक्स्ट लेसन में कवर करूंगा। अभी तो मेरा आप बच्चों को, सारे बच्चे लोगों को यही एक एडवाइस है कि इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करें और इस पे न्यूमेरिकल्स जो है अच्छी तरीके से करें। और जो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला टॉपिक है मैं 1-2 दिन के अंदर जल्दी से कवर करूंगा। और बच्चों फिर से याद कर लीजिए, मेरा हम्बल एडवाइस है आपको, वीडियो देखें, अच्छे से समझें, टेक्स्ट बुक पढ़ें, राइट, न्यूमेरिकल्स ट्राई करें, अपने नोट्स जरूर बनाएं। और बच्चों याद रखिए, वीडियो अगर अच्छा लगे, अगर ये लेसन आपको पसंद आया हो, तो कुछ ना कुछ कमेंट्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच बच्चों।